हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन कक्षा 8। इसका लेसन नंबर 2 है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो अब हम इसको करते हैं पेज नंबर 21 पर, नए शासन की स्थापना। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इसी के अंदर है, ये आपको करना है, जो मैंने टिक लगाया हुआ है ये। आओ इसको करते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो इसके कहने का क्या अर्थ है कि जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था ना, 1773 से 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहा था। और उसके आते आते उसने कहा कि कंपनी में बंगाल से लेकर और बम्बई और मद्रास तक उसने सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंट चुके थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थी, यानी बड़े बड़े शहर बने थे। नंबर 1 था बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था, यानी ये जो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे इनके तीनों के अलग अलग गवर्नर थे और उनका शासन प्रत्येक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, जो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी था वो गवर्नर जनरल माना जाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो 1772 के अंदर एक कानून बना दिया गया और इसके अंदर न्याय की 2 व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या प्रावधान किया गया था कि हर जिले के अंदर 2 अदालतें बना दी गई। नंबर 1 फौजदारी अदालत, नंबर 2 दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इसमें एक बड़ी समस्या यह भी थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्यवस्था कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करने के समरूपता लाने के लिए 1773 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीली अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। पहले तो इसके अंदर 2 अदालतें बना दी गई, बाद में 1773 के अंदर इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और अपीली अदालत और सदर
निजामत अदालत की भी स्थापना कर दी गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सतह और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सतह केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। तो ये था हमारा इस लेसन का 9वां क्वेश्चन। आगे हम करेंगे इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करो। कि जो कंपनी की जो सेना ने उसकी संरचना के अंदर जो बदलाव आए थे, कंपनी को क्या कुछ मिला था, क्या कुछ हथियार मिले थे, उसके बारे में हमें इसके अंदर बताना है। तो आज हम इसके साथ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पेज नंबर 22 पे निशान लगाया हुआ है, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और व्यवस्था के नए विचार तो आए थे, लेकिन उसकी असली सतह सैनिक ताकत में थी। तो क्वेश्चन का उत्तर हमारे यहाँ से बनेगा, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले, प्रशिक्षित पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। तो कहने का अर्थ है कि उस समय क्या था, एक सवार होते थे, पैदल सवार चलते थे, या घुड़सवार होते थे या पैदल सवार होते थे। उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ग्रामीण इलाकों में शस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेजी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत भी कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मास्केट, तोड़केदार बंदूक में इतलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात का एहसास जो बदलाव में आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, जो कि हम आगे 5वें लेसन में पढ़ेंगे। तो ये थे 9वें और 10वें क्वेश्चन। अगर आपको अगर बुक में करना है तो बुक में कर सकते हो। अगर आपके पास गाइड वगैरह है तो आप गाइड में से कर सकते हो, ज़्यादा बेटर बुक में रहेगा। तो आज हम करते हैं इसका इतना ही। ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उनको याद करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगा हो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। ओके।